हमेशा अभी तक होता ही रहा कि केवल डिग्रियां किलो के भाव में मिल जाता था। कई बार लोग जो है चकमा खा जाते हैं, उनको लगता है कि असली है परीक्षा दे रहे हैं, परंतु उसका पता नहीं और यहाँ फंस जाते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो हमने निर्णय इस बात किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि जो पैरा मेडिकल का कोर्स है इसी साल से हमारे सभी मेडिकल कॉलेज में हम पैरा मेडिकल कोर्स चालू करने जा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के लिए माइलस्टोन साबित होगा। चीज छोटा है तो बहुत बड़ा भूमिका है और न केवल हम मेडिकल एजुकेशन की दिशा में, क्योंकि ये उचित मंत्र का थोड़ा समय 5-7 मिनट और लगेगा, मैं माननीय राज्यपाल जी महोदय के सामने बात को रखना चाह रहा था कि हम छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 2 सालों में न केवल मेडिकल कॉलेज को खोल रहे हैं, बल्कि ये बताना चाहूंगा कि जब मैं ये हेल्थ मिनिस्टर वहां देखा प्रभाव दिया तो हमारे पास पीजी के 291 सीट, 291 सीट्स, लेकिन 2 सालों में हमने पहला साल 316 किया, अभी हमारे पास 384 है और हम इस साल में इस बार 249 सीटें और होंगे हैं और इस प्रकार से हमारी 3 सालों में 2 गुना सीटें बढ़ी, लगभग 300 से 600 से ऊपर हैं। इसी प्रकार यूजी के 350 सीट इस बार बढ़ेंगे, 1430 से हमारे पास अब 1800 के आसपास सीटें हो जाएंगी। इसी प्रकार से एक सुखद खबर आप सब लोगों ने सुनी होगा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार हमको 2 सीटें डीएम कार्डियक का मिला है। मुझे लगता है कि देश में 10-5 जगह ही डीएम कार्डियक होंगे, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ का ये मेडिकल कॉलेज एक जो कार्डियक सेंटर के रूप में पहले रहा उस वैभव को हम वापस ला पाएंगे। इसी प्रकार से हम परिवार कल्याण के क्षेत्र में ये बताते हुए बेहद खुशी है कि हमारा जो एमएमआर था और आईएमआर था, हमारा 2 साल पहले तक हम देश के नीचे से दूसरे पायदान में थे। मैं हर जगह बताता हूँ, संकोच से नहीं करता, कभी नहीं, बीमारी बताएंगे भी डॉक्टर क्लास कैसे करें, तो दूसरे स्थान में नीचे से हमने 2 सालों में बहुत। इसी प्रकार यूजी के 350, पहला साल 316 किया, अभी हमारे पास 384 है और हम इस साल में इस बार 249 सीटें और होंगे हैं और इस प्रकार से हमारी 3 सालों में 2 गुना सीटें बढ़ी, लगभग 300 से 600 से ऊपर हैं। इसी प्रकार यूजी के 350, पहला साल 316 किया, अभी हमारे पास 384 है और हम इस साल में इस बार 249 सीटें और होंगे हैं और इस प्रकार से हमारी 3 साल ये है कि लोगों को सामान्य क्षेत्रों की भांति सेवाएं देना। तो तत्काल में सड़क तो बन नहीं सकता, तत्काल में बिल्डिंग नहीं बन सकता, हॉस्पिटल के लिए स्कूल के, लेकिन तत्काल में कुछ ऐसे सेवाएं हैं जो मुझे लगा कि हेल्थ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि हमको बस्तर के लिए विशेष अभियान चलाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान, मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान हमने 12 अप्रैल को चालू किया, 31 मार्च को नक्सलवाद खत्म हुआ और ये बताते हुए माननीय राज्यपाल महोदय को खुशी हो रहा है कि हमने पूरे 34.5 लाख आबादी का टारगेट लिया और उसका 93% लगभग 28 लाख के आसपास हम 100% लोगों का मेडिकल चेकअप कर चुके हैं, उनके आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, उनके आधार ID कर रहे हैं, उनके सारे टेस्ट कर रहे हैं और जो बीमारी पकड़ में आता है तत्काल उनको दवाई दे रहे हैं। उससे बड़ी बीमारी है तो नजदीकी हॉस्पिटलों में भेज रहे हैं और उससे बड़ी है तो जगदलपुर या रायपुर रिफर कर रहे हैं। 53,000 लोगों को हम जांच के साथ साथ इलाज भी किए हैं, उसमें 1300 ऐसे लोग हैं जिनको टर्सरी केंद्र में भेजकर हम इलाज कराए हैं और अभी कार्यक्रम हमारा चल रहा है। एक बड़ा अचीवमेंट बस्तर क्षेत्र के लिए हम लोगों ने किया है। मैं ये यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर जब हम बॉन्ड पोस्टिंग करते हैं, सुन लीजिए आप, बॉन्ड पोस्टिंग करते हैं तो कोई माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाके बोलते हैं कि मेरे दिक्कत है, खराब है, कोई मेरे पास आते हैं तो कोई और कहीं से वो करते हैं। मेरा निवेदन है कि आप लोग इंटीरियर क्षेत्र को एक उत्साह भरे लहजे में, जैसा वेद प्रकाश जी ने कहा, अगर मैं होता तो मैं 2 साल को अपना एक स्वर्णिम समय लेकर जाता बस्तर क्षेत्र में और वहां 2 साल सेवा देने के बाद जब आप जीवन के इस मोड़ में जब आएंगे, जब ऐसे सामने में डॉक्टर साहब लोग बैठे हैं
इस उम्र में आएंगे तो आपको लगेगा कि आपने बहुत बड़ा काम किया। जीवन के आपके 2 वर्ष जो बॉन्ड में होंगे बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में जो काम करने का अवसर मिलेगा, मुझे लगता है कि आपके लिए ऐतिहासिक होगा और आप लोग मन लगाकर सेवा करें। हम सबों की से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं ये और बताना चाहूंगा कि आप लोग ये जो मेकाहारा बैठे हैं, इसका 700 बेड का अलग हॉस्पिटल है, इसकी टेंडर हो चुका है, जल्द ही निर्माण पूर्ण हो जाएगा। पूरे रेलवेशन का हमने 50 करोड़ रुपए दे दिया है। बिलासपुर का जो आजादी के पहले का हॉस्पिटल सिर्फ उसके लिए एक मुश्त 1420 करोड़ रुपए का टेंडर लगने जा रहा है। पूरे इंटीग्रेटेड रूप से बिलासपुर का सिर्फ बनेगा, उसके लिए पैसा दे दिया माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे जगदलपुर का सुपर स्पेशलिटी हमने चालू कर दिया है। इसी मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बस्तर क्षेत्र के लोगों को यह लिख करके नहीं आना पड़ेगा, वो कॉन्टिनेंटल ग्रुप ने उसको ले लिया है। बिलासपुर में हमारा सुपर स्पेशलिटी चालू हो चुका है और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमारी जो 108 नई एम्बुलेंस है 375 हमने चालू किया है। 5 पहली बार देश का ये दूसरा राज्य होगा तमिलनाडु के बाद जहां नियोनेटल के लिए छोटे बच्चे के लिए पूरा आईसीयू वाला हम एम्बुलेंस हर संभाग में कभी चालू किए। इसी प्रकार से डॉक्टर का सबसे बड़ा चीज होता है डायग्नोस्टिक, उसका जांच प्रणाली। यहाँ कई बातें आ रही थी, हमने बिना किसी परवाह किए काफी बड़े आलोचना भी हुई, काफी इंतजाम मिला था, लेकिन उस वक्त पर ला गया है कि हम जिला स्तर पर पूरे के पूरे हाई टेक्नोलॉजी वाला HLL के साथ हमने टाइप करके जो एम्स में जांच हो रहा है सेम इसी पैटर्न पर सभी जिला मुख्यालयों में हमने चालू किया है और 3 महीने के अंदर सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में करेंगे और PHC से ब्लड कलेक्शन करके 100% एक्यूरेसी के साथ जांच प्रणाली को कर रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ का एक भी कोई व्यक्ति इलाज या जांच के अभाव में उसकी मृत्यु न हो। और आज समय जितनी कम है और ये इसलिए मैंने ऐसे कहा कि आप इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टरों के बीच में शायद इस चीज को बताने का मौका नहीं लगता, इसलिए मैं कहा थोड़ा समय ज्यादा ले लिया। माननीय राज्यपाल महोदय से क्षमा भी चाहूंगा इसके लिए और पुनः बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय, आपके विचार निश्चय ही इस भावी पीढ़ी को लोक सेवा हेतु सदैव प्रेरित करते रहेंगे। विश्वविद्यालय परिवार आपका आभार व्यक्त करता है। विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में हमारे बीच उपस्थित हैं समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी। महोदय, आप अत्यंत सहज, लोकअनुरागी, सर्वसाधारण को सुलभ एवं प्रतिगामी व्यक्तित्व के धनी हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति एवं सभ्यता को वैश्विक पटल पर आपके नेतृत्व ने स्थापित किया है। आपसे अनुरोध है कि इस दीक्षांत सभा को अपने प्रेरणादायी विचारों से कृतार्थ करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, वंदे वंदे। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे कुलाधिपति हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमन नेका जी, हमारे प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, रायपुर उत्तर के विधायक श्री धुरंधर मिश्रा जी और आज के इस समारोह के मुख्य वक्ता जिनका बड़ा ही प्रेरक उद्बोधन हम सभी लोगों ने सुना, डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर PK पात्रा जी, डीन डॉक्टर विवेक चौधरी जी, कुलसचिव डॉक्टर दिनेश कुमार सिन्हा जी, प्रबंधन बोर्ड एवं विद्या परिषद के सभी सदस्यगण, प्रिय विद्यार्थियों और अभिभावकगण, शिक्षकगण, विश्वविद्यालय के सभी अधिकारीगण,
स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण और मीडिया के बंधुगण, मैं आप सभी का सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इस समारोह में अपने आप को आप लोगों के बीच पाकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता भी हो रही है। और आज इस विश्वविद्यालय ने 7,545 स्नातक, 1,645 स्नातकोत्तर और 5 सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक मानवता की सेवा के लिए प्रदान कर रहा है। इसलिए मैं विश्वविद्यालय प्रशासन, शिक्षक और उनके अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। और मैं विशेषकर विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आज आप लोगों को जो मेडल और उपाधि प्रदान हुआ है, ये आपकी मेहनत और लगन का परिणाम है। और जो समाज ने आप लोगों से अपेक्षा किया है, मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग उसमें खड़े उतरेंगे। आप छत्तीसगढ़ की जनजातीय स्वास्थ्य चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन तथा महामारी से निपटने वाले योद्धा हैं। आप करुणा, नवाचार एवं नैतिकता के साथ सेवा करें। राज्य सरकार हमेशा आपके साथ है। आपकी सफलता छत्तीसगढ़ की प्रगति का प्रतीक बनेगी। आप इस संस्था के राजदूत हैं। आपकी सफलता विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा और हमारे राज्य के गौरव से जुड़ी है। आप जहां भी जाएं, अपने ज्ञान, ईमानदारी और मानव दृष्टिकोण से समाज को दिशा देने का कार्य करें। याद रखें, विकास केवल आर्थिक प्रगति से नहीं बल्कि मानवता, सहयोग और संवेदना से भी होता है। हमारा उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ सिर्फ खनिज और कृषि का ही राज्य न रहे बल्कि ज्ञान और नवाचार का भी केंद्र बने। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश के माननीय कुलाधिपति राज्यपाल महोदय के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने हमेशा अपने प्रदेश के सुधार और प्रगति के लिए उनका मार्गदर्शन मिला है। साथ ही हमारे राज्य के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री आंगनबाड़ी जायसवाल की, जिनको आप लोगों ने सुना, आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों को मात्र अभी 2.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन 2.5 वर्षों में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने पूरा जो विकास यात्रा है स्वास्थ्य के जगत में उसको रखा है। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को। लगातार स्वास्थ्य की चिंता करते रहते हैं और सभी बातों को बताएं। मुझे पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि हम लोग नया रायपुर में 100 एकड़ में एक मेडिसिटी डेवलप कर रहे हैं और 5,000 बेड वहां पर होगा, जो प्रदेश के गरीब लोगों के लिए भी आसान से वहां पर उनकी पहुंच होगी। और इसके लिए भी बॉम्बे हॉस्पिटल अपनी स्वीकृति दी है। और भी कई ऐसे बड़े कंपनी के लोग हैं जो प्रदेश में अपनी सेवा देना चाह रहे हैं। कि प्रेम जी अजीत हैं, वो एक 300 बेड का हॉस्पिटल सरगुजा में दे रहे हैं। रायगढ़ में 100 बेड का हॉस्पिटल दे रहे हैं। सत्साई ट्रस्ट मालूम है कि निःशुल्क जहां पर बच्चों का हार्ट का उपचार होता है वहां पर कैश काउंटर नहीं है, तो 2 हॉस्पिटल हम लोग को और भी प्रदेश में दे रहे हैं। इस तरह से लगातार भारत सरकार से तो हम लोग को आशीर्वाद मिल ही रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी से, लेकिन कई ऐसे जो कंपनियां हैं उनका भी सहयोग हम लोगों को छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। और हम
मुख्यमंत्री के नाते कह सकते हैं कि किसी भी तरह से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता को हम लोग इलाज के लिए बाहर जाने नहीं देंगे। आज अनेकों जगह बाहर जाते हैं, लेकिन ऐसी हम लोग सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। बस्तर क्षेत्र का स्वास्थ्य मंत्री जी ने जिक्र किया है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वहां पर 240 बेड का जिसका इनोग्रेशन माने हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने अभी कुछ दिनों पहले ही किया है, जिसको कॉन्टिनेंटल चलाएगा। तो अब क्षेत्र के हमारे लोग जो नक्सलवाद के कारण 40-50 वर्षों तक विकास से अछूता थे, लेकिन उनको भी हम लोग स्वास्थ्य सुविधा दिलाने में सफल होंगे। और मैं नक्सलवाद की भी थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा कि एक ऐसा समस्या था हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। आप लोग भी सोचते थे, हम लोग भी सोचते थे कि पता नहीं इस समस्या का समाधान कभी होगा कि नहीं, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस और उस क्षेत्र के लोगों का समर्थन, इस के कारण हम लोग एक असंभव सा काम को संभव करने में सफल हुए हैं। और जो बस्तर का संभाग एरिया वाइज देखें तो 13 स्टेट से बड़ा है। आज नियत नीलानार योजना के माध्यम से लगातार हम लोग वहां पर विकास को पहुंचा रहे हैं। आज 500 से ज्यादा गांव रोड से जुड़ चुके हैं, बिजली वहां पहुंच चुकी है, पानी पहुंच चुका है। वहां पर स्कूल, अस्पताल जो बंद पड़े थे उसको खोले हैं, नया अस्पताल भी खोल रहे हैं। और अभी जितना जो सुरक्षा के खाली होते जाएंगे उनको सेवा देना के रूप में मतलब स्थापित कर रहे हैं। वहां हर तरह से स्क्रीनिंग से लेकर जो भी आवश्यकता होगी वहां पर खोलेंगे। और करीब 37 सुरक्षा कैंप को थाना के रूप में भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इस साल 10 थाना की स्वीकृति हो भी गई है। तो इस तरह से पूरे बस्तर के क्षेत्र में विकास का काम चल रहा है। अभी मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत घर घर हमारे स्वास्थ्य की टीम जाकर स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं, इलाज भी हो रहा है। तो इस तरह से एक बस्तर मुन्ने अभियान भी चला रहे हैं, मतलब अग्रणी बस्तर। उसमें हमारे अधिकारी एक एक गांव में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रुक रहे हैं, जब तक वहां जो तत्काल सॉल्व होने वाला समस्या उसका निदान नहीं कर दे रहे हैं। आज राशन कार्ड वहीं बना रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, वन भूमि का पट्टा का आवेदन ले रहे हैं। इस तरह से जो उस क्षेत्र के लोग 40-50 वर्षों से विकास से अछूते थे, उसी तेज गति से वहां पर विकास पहुंचाने का प्रयास हमारी सरकार का है। और हम सभी लोग इस प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है कि 2047 तक इस देश को विकसित देश के रूप में खड़ा करने का। तो हम लोग भी 2047 विकसित छत्तीसगढ़ का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाकर उस तरह से मिशन बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। इसमें आप सब लोगों का भी योगदान की आवश्यकता होगी। मैं अंत में ज्यादा नहीं करते हुए सभी विद्यार्थियों को जिनको आज उपाधि और मेडल मिला है उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको जो भविष्य की कामना, और साथ में उनके अभिभावकों को भी बधाई और विश्वविद्यालय परिवार को भी एक बार फिर से धन्यवाद और बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद महोदय। आपका उद्बोधन विश्वविद्यालय के लिए प्रेरणा का स्रोत है एवं विश्वविद्यालय को सदैव प्रगति के पथ पर गतिशील करता रहेगा। विश्वविद्यालय परिवार आपका आभार व्यक्त करता है। आज के इस दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ राज्य एवं कुलाधिपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ श्री रमेश डेगा जी। यह गौरवपूर्ण एवं ऐतिहासिक अवसर आपकी गौरवमय उपस्थिति से आलोकित है। शिक्षा, नैतिक मूल्यों एवं राष्ट्र के प्रति आपका सतत समर्पण युवा पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहा है। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपको अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। माननीय कुलाधिपति महोदय। नमस्कार। छत्तीसगढ़ की जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी,
Sri Shyam Bihari Joyshwar, Honorable Health Minister, Sri Purandar Mishra ji, MLA Raipur, Sri Prakash Mishra ji, Sri Pradeep Kumar Patra ji, Vice Chancellor of this University, Sri Dinesh Kumar Sinha, Sri Vivek Chaudhary, professors, my dear students, my dear media friends and guardians. It gives me great pleasure to preside over the food convocation ceremony of Pandit Deendayal Upadhyaya Memorial Health Sciences and Ayush University of Studies. आज जो दीक्षांत समारोह में, इस दीक्षांत समारोह में आप सुना है और हमारा मिश्रा जी ने बहुत अच्छा उद्बोधन किया है। आप लोगों को आज मेडिकल साइंस में प्रोफेशनल डिग्री मिला है और उसके बाद दूसरा पड़ाव लाइफ का जो सेकेंड इनिंग्स होता है, इस सेकेंड इनिंग्स में आपको स्टेट मिलेगा। अभी तक तो आपका स्ट्रगलिंग था पढ़ने का और एक डिग्री सिंपल करने का। उसके बाद जो पड़ाव है, उस पड़ाव में आपका स्ट्रगलिंग है टू सेटल योरसेल्फ एंड टू स्टार्ट बीइंग ह्यूमन बीइंग्स। आपका जो डिग्री है उसमें आपका मूलभूत जो काम है वो आप सर्विस देना है, जिसका टेम्परामेंट साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट अगर सर्विस का नहीं होता है तो ये डिग्री बेहतर है। क्योंकि फिर दूसरा जगह आप लोग कर सकते, आप लोग का मन में यह है कि हम सर्विस देंगे ह्यूमन बीइंग को, और इसके लिए आप मेडिकल प्रोफेशन चूज किया है और नर्सिंग भी आप लोग चूज किया। इट इज वन ऑफ द नोबल प्रोफेशन। जैसे हम 3 प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन कहते हैं, जैसे मेडिकल साइंस जो करते हैं, आर्मी में जो काम करते हैं, नर्सिंग है, ये तो मेडिकल प्रोफेशन में है, और टीचिंग, ये 3 प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन कहते हैं और इस नोबल प्रोफेशन में आप भी हैं। अभी स्पेशलिस्ट बहुत है, स्पेशलाइजेशन तो जरूर है, लेकिन इसमें एक रहेगा वो है कि आप पहले नेबल डॉक्टर बन सकते हैं। आई बिलीव नेबल डॉक्टर का बहुत आज जरूरत है, क्योंकि जो पहले का आप डॉक्टर का बारे में सोचे, नेबल डॉक्टर में सब कुछ होते हैं। एक पहली फिजिशियन होते थे सब फैमिली में। आज वो जो लिंक है, वो लिंक कहीं ना कहीं तो ये अच्छा लक्षण नहीं है, ये अच्छा लक्षण है। इसलिए ट्राई टू बी नेबरहुड डॉक्टर, गिव ह्यूमन टच, योर वांट्स माइंड, पेशेंट को बहुत रिलीफ होता है। आप देखें वो बहुत टेंशन पे रहते हैं जब तक डॉक्टर नहीं आता है। डॉक्टर आके स्टेथोस्कोप लगाएगा, पल्स देखेगा ना, उसका जो 25% स्ट्रेस है, बीमारी का स्ट्रेस कम हो जाता है। ये आप लोग और जो गोल्डन आवर्स होता है, गोल्डन आवर्स का जो डिसीजन, वो डिसीजन लेने का कैपेसिटी आप लोग को डेवलप है। अभी एम्स का हमारा बातचीत हुआ था और बोला है जो गोल्डन आवर्स लॉस हो गया, अभी टेलीमेडिसिन करके वो गोल्डन आवर्स को लॉस नहीं करे। जो डॉक्टर है वो डॉक्टर ही उसको मेडिसिन जो जरूरत मेडिसिन है अभी एम्स में एक सेंटर चल रहा है। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि गोल्डन आवर्स अगर हम यूज करते हैं, हम पेशेंट का लाइफ भी यूज करते हैं। अभी आप लोग इंटरनेट एरिया का स्टूडेंट है, यू आर नॉट ए स्टूडेंट ऑफ प्रिंट इंडिया। श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी, यहाँ के सभापति श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर हमारे मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय विनोद गोटिया जी, इसी कार्यक्रम में एसीएस अशोक वर्णवाल जी, समस्त अधिकारीगण, मंच के सामने विराजमान हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण राहुल कोठारी जी,
आशीष जी, शैलेंद्र बरवा जी और प्रदेश भर से अलग अलग विधाओं के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में पर्यावरण की श्रेणी में जो आपने अपने तय अलग अलग काम किया है, ऐसी सभी पुरस्कृत संस्थाओं के पदाधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों और पत्रकार साथियों, कई कारणों से आज के समय में पर्यावरण को लेकर हमारी सनातन संस्कृति की जो मूल अवधारणा या जीवन पद्धति थी, आज विश्व हमारी तरफ इस नाते से भी देख रहा है और उनको एहसास भी होता है। हमारे लिए तो परमात्मा की दया से ये प्रकृति का 5 तत्वों का बना हुआ पूरा समूचा, एक तरह से इसको सृष्टि भी कहें तो सृष्टि में हमारे कदम कदम पर हर शास्त्र में विस्तार से इसमें व्याख्या भी कही गई है और छोटे छोटे वेद वाक्य में सारी बातें पूरी हो गई। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड बनने के साथ हम ब्रह्मांड पे तो बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन अगर हम अपने इस चारों तरफ के वातावरण को देखें तो हमारी तो कोई भी पूजा पद्धति या जीवन के लिए संध्या वंदन, दीप प्रज्वलन के साथ, हम अगर अब सूर्य की तरफ देखेंगे तो सूर्य अर्घ्य देने के साथ हमारी कोई पूजा पाठ से लेकर के भोजन भजन किसी प्रकार की पद्धति में अगर भगवान को भोग भी लगाएंगे तो तुलसी दल के बिना भोग नहीं लगता है। ये कई सारे उदाहरणों से कई बार प्रकाशित भी हुआ है, बताया भी गया है। जब जगदीश चंद्र बसु जी को नोबेल पुरस्कार मिला, इंग्लैंड के अंदर रॉयल सोसाइटी में वो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे कि जब वैज्ञानिकों ने इस बात को मान लिया कि हाँ ये पौधों में प्राण होते हैं, तो बड़े लोगों ने उनको हर्षित होकर के बढ़ता है कि आपका दुनिया में नाम हो गया, कितना बड़ा काम आपने कर दिया, भारत के लोग तो आपको कंधे पे उठा करके घुमाएंगे। उनने बहुत अच्छे से बात करके कहा कि भाई ये बात सही है कि आपके सबके सामने मैंने इसको सिद्ध कर दिया है, लेकिन मेरे भारत में मेरा कोई सम्मान नहीं होने वाला, ये आप लोग ही करने वाले। तो उन्होंने कहा क्यों, आपके भारत के लोग इतने इस तरह से अच्छे लोगों को प्रोत्साहन नहीं देते क्या? लेकिन हमारे लोग तो बहुत अच्छे से देते हैं, लेकिन वहां गांव से गांव के लोगों को भी मालूम कि पौधों में प्राण होता है, तो आपको नहीं मालूम था, तो आपको बताने के लिए मैं यहां आपके बीच में खड़ा। यहां तो इस पूरी चीजों को लेकर के भारत की जीवन शैली बहुत आदिकाल से इन सारी बातों को लेकर चलती रही है, इसलिए उसके मामले में कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। और इसी नाते से हम कदम कदम पे देखते हैं, रात के समय पौधों की पत्ती तोड़ने भी परिवार वाले मना करते हैं कि पौधों को सोने का समय हो गया, अभी इनको हाथ नहीं लगाना है। हमारे लिए वैसे तो कई बार अलग अलग प्रकार की बातों से कहा गया है, लेकिन ये बात सही है कि 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ माना गया है। ये हमारे लिए तो कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब प्राप्त जिस शासनकर्ता ने किया है, तो वो अपने जीवन के ऐसे उत्कृष्ट उदाहरणों में पर्यावरण के प्रति जल कई प्रकार के उदाहरण से अपनी एक बावड़ी बनाकर के कोई परिवार के बड़े जब जाते थे तो एक जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए क्या कर सकते, और जल की उपलब्धि और जल के आधार पर उसके बारे में पवित्रता का भाव हुई। लेकिन काल के प्रवाह में आधुनिक संसाधनों के बलबूते पर, प्रकार के उपभोग की संस्कृति के आधार पर कई प्रकार की चुनौतियां भी मिली। अब उन सब पे विस्तार से बात न करते हुए पर्यावरण दिवस पे ये जो वर्तमान का शासन काल है इसकी भी बात कर ले। मुझे इस बात का गर्व है, आधुनिक समय के बाद के वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनने निर्वाचन के बाद सफलतापूर्वक निकालने वाले प्रधानमंत्री के नाते से उनका एक नया रिकॉर्ड बन रहा, जिनने पंडित जवाहरलाल नेहरू भी तोड़ने के वो नजदीक पहुंच गए। 4 दिन बाद वो रिकॉर्ड टूट जाएगा जब वो अपने सतत प्रधानमंत्री निर्वाचन, आप मान के चलो कि 47 से लेके लागू नहीं हुआ, उसके माध्यम से चुनाव नहीं हुए, तब तक का निर्वाचन वो मनोनीत प्रकार का था। लेकिन विधिवत में देखें तो ये उनसे पूर्ववर्ती काल के 2 प्रधानमंत्रियों का समय माना जाता है, एक इंदिरा गांधी का और एक जवाहरलाल नेहरू।
कार्यकाल में जैसे निर्वाचन के बाद का टाइम पीरियड अगर 1964 तक का देखें तो उसमें प्रधानमंत्री जी आगे निकलेंगे। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी जी का टेन्योर बीच में गैप होता है, वो नहीं है, लेकिन ये लगातार है। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो 9000 दिन का रिकॉर्ड तो असंभव है पूरे देश तो क्या दुनिया में भी कोई ऐसा उनके समान का कोई व्यक्तित्व नहीं। अपने इस प्रकार के संसदीय जीवन की एक नई प्रकार की पारी खेली। 50 साल तक कोई चुनाव, कोई निर्वाचन की, कोई पंच नहीं, सरपंच नहीं, पार्षद नहीं, कुछ नहीं। और परमात्मा की कृपा, जब लड़े तब मुख्यमंत्री, एक बार लड़े तो मुख्यमंत्री। अब ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? और जब लड़े तो प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री भी ऐसे प्रधानमंत्री जिस के प्रधानमंत्री का पद उनको बैठने के बाद गौरवान्वित हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, जिनके बनने के प्रकार के हैं, जो परमात्मा ने उनको यश दिया है। यशस्वी प्रधानमंत्री एक और हमारे पूर्ववर्ती भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भी हुए, जिन्हें लोग में मध्यप्रदेश को विशेष रूप से गौरवान्वित किया, क्योंकि वो मध्यप्रदेश से आते थे। लेकिन 24 दलों के साथ लेकर के भी सत्ता के वो अपने उत्कृष्ट शासनकाल के कारण जाने जाते हैं। परमाणु बम की तमाम प्रकार की चुनौतियों के बीच देश की इस इतने दलों को जोड़ने के बाद भी उनकी नीति, प्रधानमंत्री सड़क, ऐसे कई कारण से अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी हम बहुत सम्मान के साथ देखते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जब एक तरह से कई प्रकार के दलों के बिना, गठबंधन की सरकार के बिना 30 साल तक हर एक गठबंधन के कारण से सत्ता के संचालन में कितनी कठिनाई होती, लेकिन देश का इतना बड़ा पद का ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को हम प्रकार की चुनौती होती। लेकिन ये एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनने बनने के पहले कहा कि इस देश में शासन की व्यवस्था सरकार होना चाहिए, और मुझे गर्व है उनने घोषणा की और 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार हमने नए प्रकार का नया माहौल देखा। और काम करने के लिए भी देश के अंदर भी, देश के बाहर भी, देश के अंदर सुशासन की मिसाल, विरासत से विकास की ओर बढ़ने के संकल्प, और देश के दुश्मनों से उनके घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड भी हमारे लिए सौभाग्य की बात। उनके बलबूते पर देश भर से आतंकवाद समाप्त हुआ, देश भर से नक्सलवाद समाप्त हुआ। मुसलमानों के साथ योग्य प्रकार की प्रतिभाओं को दुनिया के अंदर अपने अलग से जितने प्रकार की उनकी क्षमता, योग्यता है, सबको रिकॉर्ड बनाने, खिलाड़ी हो चाहे वैज्ञानिक हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते देखा। और कोई कारण से अगर वैज्ञानिक अपनी प्रतिभा के बलबूते पे कोई नवा और कोई कारण से असफल हो जाए तो छाती से लग करके देखने का उदाहरण भी देश के प्रधानमंत्री के साथ मोदी जी के माध्यम से हमने देखा की बात है। मंगल मिशन फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने वैज्ञानिक के आज नहीं तो कल सफलता प्राप्त की तो आवश्यकता है। और क्या होना चाहिए आज के इस दौर में? ऐसे एक नहीं, खिलाड़ियों से लेकर कई प्रकार के उदाहरण हमारे सबके सामने। हमको लगता कि ये खेल के इस मौके पे आकर खिलाड़ियों का क्या होगा, लेकिन खिलाड़ी तो खिलाड़ी होता, आज नहीं तो ऐसे ही तो प्रोत्साहन पाते। ऐसे समय में जब आज का समय अल नीनो से लेकर कई प्रकार की चुनौतियों के बीच में आगे जा रहा है, तमाम प्रकार की वैश्विक सामने के बदलते दौर में ये युद्धों के परिणाम आगे क्या होंगे, हमारे लिए जिस प्रकार की चुनौतियां आ रही, ऐसी चुनौतियों में यशस्वी प्रधान, मुझे गर्व है पेट्रोल डीजल से लेकर सब मामलों में दुनिया भर में कहां से कहां क्या हालत हो रही, लेकिन हमारा दीर्घ मामलों का मुकाबला करने के लिए वर्षों पहले से हमारे लिए अपनी ये तमाम प्रकार की पेट्रोल के शुद्धिकरण की रचना निकला कि इतने बदलते माहौल में भी हमारे इतने बड़े देश में कोई हाहाकार नहीं हुआ, हम उससे निपटने में सक्षम हुए और उसी समरूप उसी प्रकार से काम किया। इसी भोपाल की अगर बात करें, 40 साल पुराना यूनियन कार्बाइड का पर्यावरण के प्रति खिलवाड़ का सबसे बड़ा उदाहरण सामने बना। जब हजारों लोगों की मौतें हुई, कांग्रेस जवाब दे उस बात का। कांग्रेस के लोगों ने उस समय के उस घटनाक्रम के महत्वपूर्ण जिम्मेदारों पे से डरे,
बल्कि उनको प्लेन उपलब्ध कराकर भगाने का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना पड़ेगा। इस प्रदेश की जनता जवाबदार है, उनको बचाकर भगाने का काम तत्कालीन शासनकर्ताओं ने किया है। मुझे इस बात का गर्व है, हमने वो कलंक मिटाने का भी, वो कचरा जलाने का भी काम किया, जिसके कारण से यूरेनियम कार्बाइड का वो अतीत का काला पृष्ठ हमने अलग करने का प्रयास किया। हाँ, ये गलती थी अतीत के काल की, लेकिन भोपाल से वो कलंक समाप्त होना चाहिए, मध्य प्रदेश से वो कलंक धुलना चाहिए। इसलिए हमने में लिया और लिए गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय को परिपालन कराने के लिए हमारी सरकार ने अपनी प्रयास किया। उसी के बलबूते पर आज हम उस पर्यावरण दिवस पे यूरेनियम कार्बाइड के स्थान को भी अपने उस कल के स्थल भी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के, यहाँ के विद्वानों के साथ मिलकर के भविष्य में उसका किस प्रकार से क्या करना चाहिए, लेकिन अतीत नहीं जाए, इसलिए उसका प्रबंधन करने का भी निर्णय हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। मैं आपके माध्यम से ग्रीन एनर्जी की बात का भी, अगर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज के समय में मध्य प्रदेश के अंदर जितनी तेज गति से क्लीन एनर्जी, ग्रीन 68 में गीगावाट सौर ऊर्जा, जिसमें पवन, बायोमास और जल विद्युत, वो कई प्रकार हमने इसमें काफी तेजी से काम किया। और ये ग्रीन सिटी, ग्रीन जोन्स, कई प्रकार के सांची, खजुराहो में पायलट प्रोजेक्ट इसमें चल रहे, तो वन्य जीवा, वन्य संपदा के लिए भी जाना जाता है। अब तो हमको अच्छा लगता है कि जब टाइगर से लेके लेपर्ड तक और चीता से लेके घड़ियाल तक हर एक 2 साल बाद हमारे पास जंगली भैंसे भी आ रहे और हाथी ऐसे आए कि जाने का नाम नहीं ले रहे। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है, ये आनंद आता है। आसपास बाघ भी आकर के अपने जिंदगी के अच्छे दिनों की तरह से हमारे साथ सहअस्तित्व के भावनाओं के बलबूते पर अपने ऊपर, अब तो हमारे लिए सौभाग्य की बात, मध्य प्रदेश देश भर में सर्वाधिक अच्छी संख्या में अपनी इस संपदा के साथ सहअस्तित्व के भावनाओं के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे एक नहीं, मैं बहुत सारी बात बता सकता हूं। जैव संपदा, खनिज संपदा, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश की अपनी परमात्मा ने भी विशेष कृपा भी की है और हमारे सबके माध्यम से भी लगातार आगे बढ़ रहा है। और ये तो हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता भी, जल के अंदर जहर का विरोध तो भगवान कृष्ण ने मथुरा में करके दिखाया। जब कालिया की फन पे नाचते हुए उनने अपनी मधुर मुस्कान के माध्यम से ऐसी जहर संस्कृति के लड़ने का संकल्प प्रतिपादित करके दिखाया है। ये हमारी सनातन संस्कृति की उस समय की प्रतिबद्धता भी है कि हाँ, इस वायु पर ये सभी 5 तत्वों पर सबका समान अधिकार है, कोई एकाधिकार नहीं रख सकता है। उस एकाधिकार के खिलाफ को जो प्रकटीकरण का काम उन्होंने किया है, मैं आज के इस अवसर पर पुनः आप सबको बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस अवसर पर यहां के सभी प्रबुद्ध पर्यावरणविद, प्रकृति चिंतक पवित्र भाव को धारण करते हुए इस दिवस कुशल नेतृत्व को भी याद करेंगे और अपने अपने तय भूमिका अदा करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत बहुत बहुत धन्यवाद माननीय के बहुत ही संवेदनशील विचारों के लिए और कृष्णमय सोच के लिए हृदय से धन्यवाद। और अब मैं आभार प्रस्तुतिकरण के लिए कार्यपालन संचालन एप्को श्री दीपक आर्य जी से कि आभार प्रस्तुत करें। पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम के अपने व्यस्तम समय से समय निकाला एवं अपने उद्बोधन में पर्यावरण एवं संस्कृति के सामने में महत्व को विशेष रूप से उल्लेखित किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद माननीय मंत्री जी दिलीप अहिरवार जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय निकाला और मंच के सभी जनप्रतिनिधिगण
जो यहाँ जिन्होंने मंच की शोभा बढ़ाई, उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मैं सर को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और बाकी सभी दूर दूर से यहाँ पर उपस्थित हुए, कार्यक्रम में उपस्थित हुए, कार्यक्रम